डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम FIBA के प्रश्न पत्र 2 के खंड 4 की इकाई 16 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में बात करेंगे। कविता हमारा भावनात्मक एवं वैचारिक विकास करती है। यह सरस और सहज ढंग से प्रकृति और जीवन से हमारा परिचय कराती है। प्रस्तुत वीडियो में हम अज्ञेय के जीवन परिचय एवं रचना संसार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छायावादोत्तर काव्यों में अज्ञेय की उपस्थिति के विषय में जान सकेंगे। अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं को पहचान सकेंगे। हिंदी साहित्य में अज्ञेय के योगदान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो अब हम अज्ञेय के बारे में बात करें तो छायावादी काल से ही अज्ञेय ने लेखन कार्य आरंभ किया, अतः उनको रचनाओं में छायावादी प्रभाव का होना स्वाभाविक ही है। उनकी इन रचनाओं में रूमानी भावनाओं का आधिक्य था। सन 1933 से 40 के समय कवि अज्ञेय रोमांटिकता की सीमा से निकलकर बौद्धिकता का आग्रह करते दिखाई देते हैं। हम इस समय मार्क्स और फ्रॉइड की विचारधारा हिंदी साहित्य को प्रभावित कर रही थी। सन 1943 के बाद की कवि की रचनाओं में मूल्यबोध में भी परिवर्तन होता गया तथा आधुनिकता के चिन्ह भी उनके काव्यों में परिलक्षित होने लगे। उनके आधुनिकता बोध के केंद्र में व्यक्ति चेतना ही है, जिसके कारण उन्हें अहमवादी मान लिया गया है। इसके बाद उनकी कविताओं का झुकाव आध्यात्मिकता एवं नव रहस्यवाद की ओर रहा। विज्ञान के इस आधुनिक दौर में कवि वैज्ञानिक संस्कृति में मनश्चेतना को महत्वपूर्ण मानते हैं और मूल्यों की समस्या को भी। अज्ञेय के काव्यों में मध्यम वर्गीय संवेदना भी साफ दिखाई पड़ती है। वे समाज में व्यक्ति की स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि सभी पहलुओं पर चिंतन मनन करते हैं तथा उसे ही अपने काव्य का विषय बनाया है। अब हम उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उनका जीवन परिचय देखें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म 7 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया नामक स्थान में एक पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। उनके पिता भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में एक उच्च पदाधिकारी थे। उनका नाम पंडित हीरानंद शास्त्री था। अज्ञेय को बचपन में सच्चा नाम से पुकारा जाता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हो गई। वे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी भाषा भी अच्छे से जानते थे। सन 1921 से 1925 तक दक्षिण भारत में अपने पिताजी के संग रहे। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के समृद्ध पुस्तकालय का खूब उपयोग किया। बचपन में ये टेनिसन के काव्य से प्रभावित बहुत हुए थे। BSc की पढ़ाई के दौरान अज्ञेय नौजवान भारत सभा के संपर्क में आए और एक गुप्त क्रांतिकारी दल का गठन किया। BSc पूर्ण करके MA में प्रवेश किया, परंतु वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उसी समय उनके क्रांतिकारी जीवन का प्रारंभ हो गया था। सन 1930 में उन्हें कारावास में बंद कर दिया। क्रांतिकारी जीवन का प्रारंभ हो गया था। सन 1930 में उन्हें कारावास में बंद कर दिया गया। वहां घोर यंत्रणा और आत्मसंघर्ष के बीच चिंता की सारी कविताएं लिखी गई। उनकी रचनाएं जब प्रेमचंद जी की पत्रिका में छपने पहुंची तब वे स्वाधीनता की लड़ाई में व्यस्त थे, इसलिए वे अपना नाम नहीं बता सकते थे। तो प्रेमचंद जी ने उनका नाम अज्ञेय रख दिया था।
अज्ञेय हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक और तार सप्तक के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने दिनमान पत्रिका जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आपने अनेक देशों की यात्रा भी की थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अज्ञेय जी ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी देखनी चलाई। वे तरह तरह के काम करना जानते थे। सिलाई, बाल काटना, मिट्टी के बर्तन बनाना, फोटो खींचना और उसे डेवलप करना, बम बनाना, खेती करना जैसे 70 काम वे करते थे। ये सारे काम वे शौक से नहीं, आजीविका के लिए करते थे। उन्होंने विज्ञान और सेना के क्षेत्र को छोड़कर साहित्य का क्षेत्र चुना। नए प्रयोग, नए प्रतीक और नवीन बिंबों के माध्यम से इनकी प्रयोगशीलता प्रभावी रूप में सामने आई। सन 4 अप्रैल 1987 में अज्ञेय का देहावसान हो गया। अब हम उनके कृतित्व के बारे में बात करेंगे। व्यक्तित्ववादी, रोमांटिक तथा अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। सबसे पहले उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं तो भग्नदूत 1933 उनका पहला कविता संग्रह है। इसमें ईश्वर प्रेम और प्रकृति के अतिरिक्त दीप, घट, झांकी, सैनिक इत्यादि को काव्य का विषय बनाया गया है। उनका दूसरा काव्य संग्रह है चिंता, जो 1942 ईस्वी में आया, जिसमें प्रेम विषयक भावनाओं को काव्य और गद्य गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तारा, फूल, धूलिकण, दीप, विद्युत इत्यादि को प्रतीकों के रूप में स्थान दिया है। तीसरी रचना है इत्यलम, जो 1946 में आई। इसमें मात्रिक, मुक्त छंद के साथ साथ गद्य गीत भी है। इसमें विद्रोह, राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता का स्वर मुखरित हुआ है। यह 4 खंडों में विभक्त है। प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, जो अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। 5वीं हरी घास पर क्षण भर, यह अज्ञेय की प्रौढ़ कृति मानी जाती है। दुख का महत्व, व्यक्ति चेतना और समष्टिवाद को भी यहाँ वीणा मिली है। छठी है बाबरा अहेरी, जो 1954 में आई। इसमें अहेरी शब्द आलोक का प्रतीक है। इस रचना पर उमर खयाम की रुबाइयों का असर साफ दृष्टिगोचर होता है। इंद्रधनुष रोंदे हुए, इनकी मूल संवेदना चिंतन है। 8वीं अरि ओ करुणा प्रभामयी, यह रचना भी 4 खंडों में विभाजित है। 9वीं आंगन के पार द्वार, जिसको 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 10वीं कितनी नावों में कितनी बार, जो 1967, जिसको 1979 में ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद उनकी रचनाओं में देखें तो क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया पर, ऐसा कोई घर आपने देखा है, पूर्वा, सुनहेले सेवाल, सदानीरा, सर्जना के क्षण आदि को हम देख सकते हैं। अब हम उनके प्रमुख उपन्यासों में देखें तो पहला शेखर एक जीवनी प्रथम भाग, शेखर एक जीवनी द्वितीय भाग, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उनके प्रमुख उपन्यास है। प्रमुख कहानी संग्रह में देखें तो विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर वल्लरी 1954, ये तेरे प्रतिरूप 1961, कड़िया 1971, छोड़ा हुआ रास्ता उनकी संपूर्ण कहानियों का भाग 1 है। यात्रा संस्मरण में देखें तो अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। काव्य नाटक में देखें तो उत्तर प्रियदर्शी, उनके निबंधों में देखें तो ललित निबंध में सबरंग कट्टी चातन नाम से सबरंग और कुछ राग, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल, ये सारी उनकी ललित निबंध है। आलोचना और चिंतन में हम देखें तो त्रिशंकु, आत्मनेपद, आत्मपरख, कवि की दृष्टि, भूमिका, भवंती, अंतरा, शाश्वती, अद्यतन, जोग लिखी, संवत्सर, स्रोत और सेतु उनके प्रमुख आलोचना और चिंतन संग्रह है। संपादन में देखें तो आधुनिक हिंदी साहित्य, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा
सप्तक, ये उनके सारे संपादन है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया था। पुष्करिणी, नए एकांकी, नेहरू, अभिनंदन ग्रंथ, संयुक्त रूप से रूपांबरा, हिंदी प्रकृति का संकलन, इसके सहायक संपादक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे। सर्जन और संप्रेषण, वत्सल निधि लेखक शिविर में साहित्य का प्रवेश, वत्सल निधि लेखक शिविर में साहित्य और समाज परिवर्तन, सामाजिक यथार्थ और कथा, भाषा, समकालीन कविता में छंद, वत्सल निधि लेखक शिविर, स्मृति के परिदृश्य, भविष्य और साहित्य, ये आदि उनके संपादन किए हुए हैं। पत्र पत्रिकाओं के संपादन में देखें तो सैनिक 1936, विशाल भारत 1938, प्रतीक 1947 जो प्रयाग से, थाट पत्रिका मार्टिन रसेल के साथ, दिनमान 1964, नया प्रतीक 1962, नव भारत टाइम्स आदि का संपादन उन्होंने किया। अब उनके अनुवाद में देखें तो विवेकानंद जो रामारोला द्वारा लिखित फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद है। दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा जो धर्मवीर भारती का है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। श्रीकांत जो शरद चंद्र उपाध्याय का उपन्यास है, अंग्रेजी में अनुवाद। त्यागपत्र जैनेन्द्र का द रेजिग्नेशन शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किया। गोरा और राजा टैगोर के उपन्यास का अनुवाद बांग्ला से हिंदी में किया। नदी के द्वीप एवं अपने अपने अजनबी का अनुवाद क्रमशः आइसलैंड इन द स्ट्रीम एवं टू इंच हिज स्ट्रेंजर हुए अज्ञे द्वारा रचित, संपादित एवं अनुवादित कृतियां हैं। अब हम अज्ञे की काव्यगत प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। काव्य और शिल्प दोनों ही स्तर पर अज्ञे प्रयोग धर्मी है। मूलतः प्रेमानुभूति के कवि होते हुए भी मौलिकता इनके काव्य के मूल में विद्यमान है। व्यक्ति स्वतंत्रता की खोज इनके काव्य का महत्वपूर्ण अंश है। कला और शिल्प के क्षेत्र में कवि आगे के लिए नवीन संभावनाओं को इंगित करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। प्रतीक, बिंब, अलंकार, मुक्त छंदों आदि के प्रयोग से अज्ञे ने अपने शिल्प पक्ष को विकसित किया। अज्ञे का व्यक्तित्व साधारण से असाधारण तक की यात्रा है। युगदर्शी कवि ने अपने अनुभवों को प्रयोग का रूप दिया और उन्हें समाज के समक्ष रखा। उनकी काव्य संवेदना नए आयामों को परिलक्षित करती है। आइए अब हम ऐसे युग पुरुष की काव्यगत प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहली है रूढ़िवादिता का विरोध और नवीनता का आग्रह। कवि ने रूढ़ि और परंपरा का विरोध करते कविता में नवीन रूपों को और ध्यान आकृष्ट किया है। चिंता कविता से कविता के नए रूप की ओर कवि का ध्यान जाना शुरू हो गया। उन्होंने हिंदी कविता को अपनी रचनाओं के माध्यम से एक नवीन दिशा दी। भाषा, काव्य वस्तु और काव्य शिल्प सभी स्तरों पर उन्होंने सर्वथा नए प्रयोग किए, जैसे दो छंद मिलाकर एक नया छंद बना लेना आदि। दूसरी है प्रयोग धर्मिता का प्रभाव। अज्ञे काव्य के लिए प्रयोग को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि प्रयोग निरंतर होते आए हैं और प्रयोगों से ही कविता या कोई भी कला आगे बढ़ सकती है। अज्ञे ने भाषा, शब्द, अलंकार, प्रतीक, बिंब आदि में नए नए प्रयोग किए हैं। शब्द का सही स्थान पर प्रयोग भाषा को जीवित बनाता है। अज्ञे शब्द शिल्पी को इसी पहचान को स्वयं में बिठाते चलते हैं। तीसरी है पाश्चात्य विचारों का प्रभाव। अज्ञे के काव्य में अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। जापानी कवि ईस्ट के हाइकू से प्रभावित होकर कवि ने अरिओ करुणा प्रभामयी, महावृक्ष की छाया में, आंगन के पार द्वार आदि लिखे। चौथा है प्रकृति चित्रण। अज्ञे के काव्य में प्रकृति के प्रति सहज आकर्षण और उसका जीवंत चित्रण दिखाई पड़ता है। उनके प्रकृति चित्रण में स्वाभाविकता, ध्वन्यात्मकता, गत्यात्मकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। साथ ही हरी घास, सागर तट, नदी तट, रेत, पत्ती, छाया, लहर आदि अनेक चित्रों का पूर्ण सुंदरता के साथ चित्रण भी किया है। पांचवा है भाषा का प्रभाव। भाषा के प्रति जितनी सजगता अज्ञे में थी, उतनी शायद ही किसी कवि में रही होगी। अज्ञे शब्द के सार्थक प्रयोग को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। शब्द शक्ति का रूप है कि शब्द का सार्थक प्रयोग सिद्धि है। भाषा के संदर्भ में संप्रेषण की प्रयोजनीयता पर विचार
अज्ञेय की महत्वपूर्ण देन है। छठा है बिंब। बिंब मनुष्य की कल्पना शक्ति की उपज होते हैं। इंद्रिय, वस्तुपरक, भाव और आध्यात्मिक सभी प्रकार के बिंबों के प्रयोग से अज्ञेय का काव्य भरा पड़ा है। उन्होंने दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब और आस्वाद्य बिंबों का संश्लिष्ट चित्र हमारे मानव पटल पर अंकित किया है। सातवां है प्रतीक। अज्ञेय ने प्रतीक को सत्यान्वेषण का साधन माना है। समय के अनुसार प्रतीकों के भी अर्थ बदल जाते हैं। पुराने प्रतीक, प्रतिमान सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए अज्ञेय नवीन काव्य प्रतीकों की खोज पर अधिक बल देते हैं। आठवां है मिथ्यकयता। मिथ्यकयता वह भाषा प्रक्रिया है जिसमें काल का अनुभव दिक् और दिक् का अनुभव काल में बदलता है। मिथ्यकीय बिंब, मिथ्यकीय प्रतीक एवं इस प्रकार की कोटियां भी बनी हुई है। नौवां है नया सादृश्य विधान। नया सादृश्य विधान काव्य भाषा को सर्जनात्मक वैशिष्ट्य प्रदान करता है। अज्ञेय कलगी बाजरे की कविता में घिसे पीटे परंपरागत उपमानों की हंसी उड़ाते हैं। इस कविता में कवि ने चेहरा चांद सा, गर्दन सुराही सी आंखें, हिरनी सी जैसे पुराने रुद्र उपमानों को छोड़कर नए उपमानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। 10वीं है प्रगीतात्मकता। अज्ञेय के काव्य में गीत के ढांचे के बिना भी लय या संगीत का रचाव है। और तो और असाध्य वीणा जैसी लंबी कविताओं में भी गीतात्मकता का प्रभाव किया गया है। काव्यगत विशेषताओं के अतिरिक्त लंबी कविता, जिसे दीर्घ कविता भी कहते हैं, नाटकीयता, चित्रात्मकता, कोमल आत्मीय संवाद, संक्षिप्तता, संगठनात्मकता जैसे प्रयोग भी उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। अज्ञेय की काव्यगत प्रवृत्तियों के जानने के बाद हम आधुनिक साहित्य और अज्ञेय का योगदान के बारे में बात करेंगे। अज्ञेय ने एक कवि और गद्यकार दोनों ही रूपों में हिंदी साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। उन्होंने कविता को छायावाद की अतिशय भावुकता तथा प्रगतिवाद की एकांगी मानसिकता की प्रवृत्ति से अलग ले जाकर समकालीन साहित्यिक चेतना से नई सक्रियता दी। स्वभाव से विद्रोही होने के कारण उनकी ये भावना साहित्य में भी स्थान स्थान पर प्रतिफलित हुई है। परंपरा, विद्रोह, अंग्रेजी शासन का विरोध और क्रांतिकारी योजनाएं आदि उनकी विद्रोही भावना का ही परिणाम है। साहित्य के क्षेत्र में अज्ञेय ने कवि, कथाकार, आलोचक, संपादक आदि विविध रूपों में अपनी लेखनी चलाई है। इन सभी विधाओं में उन्होंने अपनी अद्भुत प्रयोगात्मक प्रगति का परिचय भी दिया है। साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने तत्कालीन परिवेश के अनुकूल कविता को ढालकर नवीन चेतना के लिए नवीन वातावरण का निर्माण किया। उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक आधुनिक भावबोध का प्रथम स्फुरण था। इसमें संपादित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया। दूसरा सप्तक के कवि राहों के अन्वेषण से बढ़कर आत्मन्वेषण पर आ गए। इस द्वारा दूसरा के सप्तक के साथ साथ नई कविता ने जन्म लिया और इस तरह कविता के लिए सर्वथा नवीन वातावरण रचकर अज्ञेय ने कविता को नया मुहावरा दिया। काव्य विषयक नई मान्यताओं, चिंतन मनन को काव्य का रूप देकर पूर्ण रूप से काव्य के धरातल पर स्थापित करने का कार्य अज्ञेय जी ने किया। अज्ञेय ने पहली बार भाषा को मुख्य रूप में देखा। नई कविता के कवियों में अज्ञेय पहले ऐसे कवि है जो अपने समूचे लेखन कर्म के दौरान किसी वाद से नहीं जुड़े। उन्होंने वाद से बढ़कर प्रयोग को महत्व दिया। वे परंपरा और आधुनिकता की बात करते हैं। व्यक्ति चेतना उनके केंद्र में है, जिसे लक्ष्य करके उन्हें अहमवादी और असामाजिक कहा गया। उन्होंने संप्रेषण की समस्या और मौलिक चिंतन को महत्व दिया। अज्ञेय का व्यक्तित्व मुक्त, मूल्य सर्जक और जिम्मेदारी की भावना से भरा हुआ व्यक्तित्व है। यही समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठा ही उनकी पहचान है। तो इन सारी बातों के बाद सार बिंदु रूप हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कवि अज्ञेय नए और टटके के प्रति विशेष संवेदनशील थे। उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में इस बात को स्वीकार करते हुए अपने को राहों का अन्वेषी कहा है।
वे लगातार नए की खोज करते हैं और रूढ़ियों से दूर हटते हैं। इसलिए इनकी रचनाओं में वस्तु की नवीनता के साथ साथ शिल्प की नवीनता भी देखने को मिलती है। अज्ञेय ने भाषा, बिंब, प्रतीक और अलंकार आदि सभी क्षेत्रों में प्रयोग किए। इसका जीवंत प्रमाण उनकी कलगी बाजरे की नामक कविता है। इस कविता में पुराने प्रतीकों और उपमानों के प्रति कवि की अरुचि दिखती है और नए उपमानों के लिए विशेष आकर्षण नजर आता है। वह सहज उपलब्ध चीजों और प्राकृतिक परिवेश को अधिक महत्व देते हैं। इसके अतिरिक्त पत्रकारिता के क्षेत्र में भी नए मापदंड स्थापित किए। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नव भारत टाइम्स आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने अज्ञेय के बारे में जाना। अज्ञेय की कविताओं के बारे में हम आने वाले नए वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।